नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। अब आपके बोर्ड परीक्षा का समय बहुत कम शेष रह गया, तो इस समय को देखते हुए हमने आपकी तैयारी को और बेहतर ढंग से कराने के लिए एक नया चैनल बनाया गया जिसका नाम है स्टडी प्लेटफॉर्म। तो अगर अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएँ, क्योंकि हमारे चैनल पर बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी बिल्कुल अच्छी तरीके से कराई जा रही है। तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल से जुड़े रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स यानी गणित के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल एक एग्जाम हॉल में जैसे भी आपको क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है वही क्वेश्चन पेपर को लिया गया है। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न शुरू किया जाता है, और लगभग इस वीडियो में हम 50 प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न इस वीडियो का कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। आपको बताना है कि सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन सी होती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, डी, सबसे छोटी संयुक्त संख्या 4 होती है। तो चलिए हम अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि पाई एक क्या है। पाई एक क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पाई एक है अपरिमेय संख्या, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या क्या होता है जिसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि हम इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। जब भी 2/5 लिखते हैं, 2/10 लिखते हैं, जैसे इसे हम काटते हैं तो हमारा आ जाएगा 1/5। तो हमारा 5 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का लसा तथा मसा बराबर है तो संख्याएं क्या आएगा। तो जब भी दो संख्याओं का लसा और मसा बराबर हो जाती है तो वो संख्या बराबर होती है। क्या होती है, बराबर। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि हमें इसे रेकरिंग हटाना है और इसे परिमेय संख्या के रूप में बदलना है। तो कैसे हटाते हैं रेकरिंग को, आपको समझना है। जैसे यहाँ हमारा दिया है कि 0.29 और इस पर हमारा रेकरिंग लगाया हुआ है, इससे कैसे हटाएंगे। तो 0.29 है, इसका हम पॉइंट हटाएंगे और रेकरिंग हटाने के लिए हम क्या लिखते हैं, जितने अंक पर हमें रेकरिंग रहता है उतना हम बटा में 9 को लिखते हैं। 2 अंक पर, इसलिए 2 को 9 को लिखेंगे। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 29/99। क्या है हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 29/99। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि 1 - sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। बताना है कि 1 - sin स्क्वायर 60 का मान क्या होता है। पहले sin 60 का मान हमें होता है √3, क्या होता है √3/2। इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 1 - √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, और 2 का स्क्वायर जैसे ही करते हैं तो 4 आता है। क्या आता है, 4 आता है। इसका हम जैसे ही सोल्यूशन करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 4, और 4 - 3 यानी क्या आ जाएगा 1/4। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, तो हमारा राइट ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन सी 1/4। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूछा कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो दशमलव प्रसार शांत होने के लिए क्या हमारा प्रॉपर्टी होता है कि उसके हम जैसे ही हर को खंड करते हैं तो 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या नहीं आता, तो वो क्या होता है, शांत होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। जैसे हम 40 को खंड करेंगे तो हमारा 2 × 5 में टूटेगा। इसमें देख सकते हैं कि 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या नहीं आया है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। अब हमें अशांत बताना है, इसमें से किसका दशमलव प्रसार है जो अशांत होगा। तो जैसे ही हम इसमें देखते हैं कि अगर 343 को तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा, ये 7 × 7 × 7 में टूटता है। क्या वो 7 × 7 में टूटेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि 2 और 5 के अलावा तीसरी संख्या आ गया 7, इसलिए ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है 9 नंबर है कि 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक क्या होगा। तो 400 का पहले हमें अभाज्य गुणनखंड करना होगा। कैसे करेंगे, तो इसे हम अभाज्य गुणनखंड ऐसे करके तोड़ लेते हैं। 2 से लगाएंगे तो हमारा क्या आएगा, 2 से जैसे लगाते हैं तो हमारा 200 आ जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो हमारा 100 आएगा। वैसे ही इसको लगाते जाना है। 50 आ गया, फिर 2 से लगाएं तो 25 आ गया, और इसके बाद हमें 5 से लगाते हैं तो 5 आ गया। देख सकते हैं कि 5 कितना बार आया है। जैसे ही हम देखेंगे कि 2 कितना बार आया पहले, तो 2 के घात 4 हो जाएगा और 5 के घात 2 हो जाएगा। तो हमें किसका घात पूछा है, 5 का, तो इसलिए ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है
130 बराबर 15 गुना 8 प्लस 10, तो मसा 130 15 बराबर मसा एक्स बाई, तो एक्स बाई का मान क्या आएगा? तो एक्स बाई का मान क्या आएगा? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 130 8 आएगा। क्या आएगा? 130 8 बिल्कुल सही जवाब है। हमारा अगला प्रश्न है कि 125 का परिमीकरण गुणांक क्या होगा? तो हमें 125 का क्या करना है? रूट से बाहर निकालना। तो 125 को पहले खंड करेंगे, तो 5 गुना 5 में टूटेगा। जैसे इन दो का जोड़ा लगाएंगे तो 5 एक बाहर आएगा और 1 5 अंदर बच जाएगा रूट के अंदर। तो क्या हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा? 5√5। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सहअभाज्य है? अभी सहअभाज्य किसे कहते हैं? तो सहअभाज्य वह संख्या होता है जिसमें दो संख्याओं के बीच कोई भी कॉमन नहीं होता है। तो हम देख सकते हैं कि ऑप्शन बी में हमारा कॉमन है 5, और एक सी में भी है और डी में भी है, इसलिए ये तीनों है जो सहअभाज्य नहीं है। और ऑप्शन ए इसका दिया हुआ जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस सहअभाज्य संख्याएँ हैं 9 और 16 में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि रैखिक बहुपद में शून्याङ्कों की संख्या कितनी होती है? तो जैसे कि हमें पता है कि रैखिक बहुपद में शून्याङ्कों की संख्या होती है 1, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि x-1 का शून्याङ्क क्या होगा? तो x-1 का शून्याङ्क क्या होगा? तो x-1 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्याङ्क यदि -4 एवं 7 है तो द्विघात बहुपद क्या आएगा? तो द्विघात बहुपद निकालने का एक फॉर्मूला था जिसे हमें याद रखना होगा। क्या होता है? तो हमारा होता है x² माइनस क्या होता है a प्लस बी इंटू एक्स प्लस क्या होता है ए बी क्या है? तो ये दोनों मूल दिया हुआ है, यानी शून्याङ्क दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा? x² माइनस दोनों मूल क्या हमारा -4 है और 7 है। जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा और आगे हमारा माइनस दिया हुआ तो -3x हो जाएगा। दोनों गुना करें 7 का 28 माइनस में आएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ? x² माइनस 3x माइनस 28। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि एक द्विघात बहुपद के शून्याङ्कों का योग तथा गुणनफल 5 और 6 है तो द्विघात बहुपद क्या आएगा? तो द्विघात बहुपद निकालने में क्या फॉर्मूला होता है? x² माइनस शून्याङ्कों का पहले योग होता है तो a प्लस बी लिख देते हैं इंटू एक्स प्लस शून्याङ्कों का गुणनफल यानी a इंटू बी। जैसे हम पुट करते हैं जो भी दिया हुआ है मान x² माइनस शून्याङ्कों का योग कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है तो a प्लस बी की जगह पर हम 5 रख सकते हैं तो 5x हो जाएगा और a इंटू बी की जगह पर 6 दिया हुआ है तो प्लस 6 हो जाएगा। कौन सा हमारा ऑप्शन जो है x² माइनस 5x प्लस 6? तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। x² माइनस 5x प्लस 6 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि बहुपद y² माइनस 6y प्लस 8 के शून्याङ्क अल्फा तथा बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा? जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि अल्फा इंटू बीटा का क्या फॉर्मूला होता है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? तो इसका होता है c बटा क्या होता है? c बटा a होता है। क्या होता है? c बटा a होता है। तो हमारा c का मान इसमें क्या आ जाएगा? c का मान हमारा दिया हुआ है 8, तो c की जगह पर हम 8 रखेंगे और a का मान क्या है? इसके आगे वाला होता है जो कुछ नहीं है तो 1 रखेंगे। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? a इसका राइट ऑप्शन है 8 हो जाएगा। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि बहुपद f(x) बराबर 3x² माइनस 7x प्लस 2 तो f-1 का मान क्या होगा? जैसे कि हमें इसमें दिया गया है साफ साफ दिया गया कि f-1 यानी x का मान क्या दिया हुआ? -1। तो जहाँ भी x है वहाँ पर -1 पुट करेंगे और इसका मान निकाल लेंगे। तो 3x² लिखा हुआ है, x² की जगह पर -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर करेंगे -7 इंटू फिर से x है तो फिर से -1 प्लस 2। ठीक है, इतना करने के बाद -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और 3 में गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। -7 इंटू -1 करेंगे तो +7 हो जाएगा और +2 हो जाएगा। जैसे जैसे हम करते हैं तो 7 3 10 और 2 क्या हो जाएगा? 12। तो 12 हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 12। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि बहुपद x² माइनस 3 के शून्याङ्क क्या होगा? तो x² माइनस 3 के शून्याङ्क कैसे निकालेंगे? तो x² माइनस 3 बराबर 0 रखेंगे तो x² बराबर हमारा क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो x का मान निकालेंगे तो रूट में चला जाएगा 3। जैसे जैसे हम रूट से बाहर करेंगे तो +3 एक बार निकलेगा और एक निकलेगा -3 -√3। ठीक है, तो हमारा इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन 6x माइनस 2y बराबर 0 10x प्लस 2y बराबर 32 का हल है? तो जैसे ही हमारा दो समीकरण दिया हुआ है और इसे ऑब्जेक्टिव में पूछा है कि इसका हल क्या होगा, तो हम जैसे ही इसे हल नहीं करेंगे इसका हम ऑप्शन से चलेंगे कि कौन से ऑप्शन में
हम किस ऑप्शन को पुट करते हैं तो हमारा एक समीकरण को सेटिस्फाई करता है। जैसे हमारा पहला ऑप्शन दिया वो x बराबर 6 और y बराबर 6, तो यहाँ पर जैसे रखते हैं x बराबर 6 और y बराबर 6, तो 6 छक 36 यहाँ हो जाएगा, और बाई के रखेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। 36 में से 12 घटेगा तो 0 नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है। आगे चलते हैं ऑप्शन बी को, तो क्या आएगा हमारा x के जगह पर 2 रखेंगे तो 6 दूनी 12, और बाई की जगह पर भी 6 रखेंगे तो 6 दूनी 12 यानी 12 में से 12 जाएगा तो क्या हमारा आ जाएगा 0। तो हमारा बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसे हम दूसरे समीकरण में करेंगे तो 10 दूनी 20 और 6 दूनी 12 यानी 32 ए भी सेटिस्फाई करता है। हमारा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि रेखाएं 4x प्लस पी वाई बराबर 6 है तथा 12x प्लस 9 बराबर 15 है तो पी का मान क्या आएगा। तो समानांतर दिया हो, रेखाएं के साथ समानांतर है। समानांतर होने का क्या प्रॉपर्टी होता है, तो जब भी हमारा समानांतर कोई भी समीकरण दो गो होता है तो इसका हमारा प्रॉपर्टी होता है a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2 होता है, तीनों बराबर होती है। ठीक है, तो a1 का मान क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो a1 का मान हम 4 रखते हैं। a2 का मान क्या है वो 12 है। ठीक है, और b1 का मान क्या है p है, और b2 का मान क्या है 9 दिया हुआ है। यहाँ से हमें p का वैल्यू फाइंड करना है, तो p में हम जैसे इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 तिया 12 कटेगा और 3 तिया 9 कटेगा, तो p बराबर क्या हमारा बच गया। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो p में 1 से करें तो p, या 3 में 1 से करें तो 3, तो p बराबर हमारा क्या आएगा 3 आ गया। हमारा किस ऑप्शन में है, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 3। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमसे पूछा गया 22 नंबर में कि समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3 तो 5x प्लस ky बराबर 15 है, तो अनगिनत हल होने के लिए k का मान क्या होगा। फिर से अनगिनत पूछा है, तो अनगिनत पूछे या समानांतर पूछे क्या आएगा। तो हमारा अनगिनत हल पूछा है तो इस सारा के इसमें क्या होता है बराबर होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर क्या होता है c1/c2। इसमें रखते हैं a1 का मान क्या दिया हुआ, तो x का आगे कुछ नहीं है तो 1 रखेंगे। a2 का मान क्या है तो 5 है। ठीक है, और b1 का मान क्या है 2 है, और b2 का मान क्या दिया हुआ है k है, तो k का मान हमारा क्या आ जाएगा। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 दूना 10 यानी k बराबर 10 आ गया। किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। हमें बताना है कि इसमें से कौन है जो द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, जिसमें हम चर राशि का घात 2 होता है उसी को द्विघात बोला जाता है। जैसे इसमें हम देखते हैं तो x से x में गुना करें तो एक्स स्क्वायर तो हो गया। ठीक है, लेकिन बराबर की साइड भी एक्स स्क्वायर, इसलिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा हमारा एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब हमारा द्विघात समीकरण नहीं होता, वो त्रिघात होता है। जैसे ऑप्शन बी को हम सोल्व करेंगे तो हमारा यही द्विघात समीकरण का उदाहरण है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो 4x प्लस क्या आ जाएगा 4, यानी देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर हमारा आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि द्विघात समीकरण px² प्लस qx प्लस r बराबर 0 है तो मूल क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि माइनस क्यू हो जाएगा प्लस माइनस √q² माइनस 4pr बटा क्या हो जाएगा 2p। हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया कि 6x² प्लस 6x प्लस 1 मूलों की प्रकृति क्या होगा। तो मूलों की प्रकृति निकालने का क्या होता है फॉर्मूला, हमें विवेचक से निकाला जाता है। बी बराबर क्या होता है, सॉरी डी बराबर होता है, तो हमारा डी बराबर फॉर्मूला लगाना है b² माइनस 4ac। क्या लगाना, b² माइनस 4ac। तो b किसको बोलेंगे, जो बीच वाला दिया रहता है। तो बीच में 6 दिया हुआ तो 6 का स्क्वायर करें तो 36 हो जाएगा, माइनस 4ac। 4 गुना a का मान क्या दिया हुआ 6 दिया हुआ है, c का मान क्या दिया हुआ, तो c का मान 1 दिया। इसे हम सोल्व करते हैं तो ये तो हमारा 36 है, ये हमारा 6 चौक 24 हो जाएगा। जैसे ही इसे घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 12 आ जाएगा, तो हमारा 12 आ गया। इसका मतलब क्या है कि डी का मान 12 पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव जब आता है तो क्या होता है, वो वास्तविक होता है। जब वास्तविक हो गया तो हमारा जब 0 आता है तो वो बराबर होता है। जब 0 आता है डी का मान तो बराबर वास्तविक होता है, लेकिन 0 नहीं आया इसलिए वास्तविक और क्या हो जाएगा असमान। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि समीकरण 3x² माइनस 18x प्लस 6 बराबर 0 है तो मूलों का योग क्या होगा। तो मूलों का योग अभी निकालना है, तो मूलों का योग निकालते हैं हम अल्फा प्लस बीटा। एक फार्मूला होता है, क्या होता है -b/a होता है। आपको याद रखना है -b/a होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर मूलों का योग, -b करना है। तो ठीक है, -b हम जैसे ही इसमें लेते हैं तो x की जगह पर क्या दिया हुआ है, तो हमारा जो बीच में होता है वही होता है b। तो हमारा माइनस पहले से फॉर्मूला होता है, माइनस क्वेश्चन में दिया हुआ इसलिए सिर्फ 18 होगा, और a का मान क्या है 3 दिया हुआ है।
तो यहाँ जैसे ही काटेंगे तो 3 छक 18 यानी 6, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है इसमें कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है तो मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। तो मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम कब होंगे? जब ए और बी जब बराबर होते हैं, वही तो मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूछा गया समांतर श्रेणी 1/2, 1, 3/2 और 2 का 15वां पद क्या होगा? तो 15वां पद हम कैसे निकालते हैं? A15 क्या फॉर्मूला लिखते हैं? तो A15 के लिखते हैं A प्लस, और जब 15वां पद पूछा है तो 14D, एक कम करके D में गुना कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा A का मान क्या दिया हुआ? A का मान जो हमारा सबसे पहला पद होता है 1/2 प्लस 14 दिया हुआ है, और D का मान कैसे निकालेंगे? तो 8 - 7 कर दें, दूसरे पद से पहला पद को घटा दें, तो 1 - 1/2 करेंगे तो हमारा घटा का आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पर क्या लिखना होगा? 1/2। जैसे इसे हम काटते हैं तो 7 मरतबे कटेगा, तो हमारा 1/2 दिया हुआ है प्लस 7। जैसे इसे हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14, 1 15, 15/2 बिल्कुल सही जवाब है। कौन सा? ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है? ये बताना है कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। समांतर श्रेणी होने के लिए क्या होता है कि उनका हमेशा अंतर समान होता है। जैसे कि यहाँ देखते हैं 8 6 14, 14 6 20, 20 6 26, अंतर समान है तो ये समांतर क्रम में है। आगे भी हम वैसे देखते हैं 5 से 4.5 हुआ, मतलब इसमें 1/2 माइनस हुआ है, फिर 4.5 से 4 हुआ है, फिर 1/2 माइनस हुआ है, फिर 3.5 हो गया। ये भी एक समांतर श्रेणी में। डी ऑप्शन को देखते हैं तो 4 और 6 10 हो गया, और 10 और 6 16 होना चाहिए था, और 16 6 22 होना चाहिए था, लेकिन ये दोनों क्या है? समांतर क्रम में अंतर इसमें समान नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी दिया हुआ जो समांतर श्रेणी में नहीं है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 9 है एवं सार्वंतर -3 हो तो इसके प्रथम 12 पदों का योग क्या होगा? तो हमें 12 पदों का योग बताना है। मतलब क्या? 12 पदों का योग क्या निकालते हैं? S12 बराबर क्या आएगा फॉर्मूला? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। जब भी हमें योग निकालना होता है तो वही फॉर्मूला हमको लगाना होता है। क्या n का मान कितना दिया हुआ है? पद कितना दिया हुआ है इसमें? 12 पद, इसलिए n की जगह पर हम रखेंगे 12 को, और 2a मतलब पहला पद क्या है? 9 है, और 9 में 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 दूनी 18 प्लस हो जाएगा हमारे n का मान कितना दिया हुआ? 12, 12 में से एक जाएगा 11 हो जाएगा, और d का मान बोल दिया कि -3 सार्वंतर रखना है। जैसे ही इसे हम काटते हैं तो 6 से कटेगा, 6 दूनी 12, ठीक है। और इसके बाद हम करते हैं 11 तिया 33 गुना होगा -33, -33 में से 18 घटाएंगे तो कितना आएगा? -33 में से 18 को जब घटाया जाता है तो -15 आएगा, और क्या आ जाएगा? -15 को जब गुना करेंगे 6 में तो 15 छक्का 90 यानी -90 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूछा जाए कि समांतर श्रेणी 17 34 51 का कौन सा पद 170 होगा? अब 170 पूछा, मतलब हमारा अंतिम पद क्या दे दिया है? 170। एक फार्मूला इससे निकालने के लिए होता है an बराबर अंतिम पद बराबर क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी होता है। क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी। इस पर हम जैसे ही इस पर पुट करते हैं हमारा अंतिम पद दे दिया गया है। क्या हमारा अंतिम पद दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ 170, तो हम ए एन के जगह पर क्या रखेंगे? 170 रखेंगे। उसके बाद पहला पद क्या है? 17 है, प्लस एन का मान हमसे पूछा गया है, और डी का मान कैसे निकालेंगे? तो दूसरे पद से पहला पद घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 17, ठीक है। तो इस पर अब पुट करते हैं हम क्या? तो 170 हमारा दिया हुआ है अंतिम पद, इधर से प्लस है 17 तो आ जाएगा इधर माइनस में, इधर हमारा बच जाएगा n-1 इंटू क्या बच जाएगा? 17, ठीक है। इसके बाद हम जैसे इसको 17 माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा? 53 बचेगा, मतलब 153 बचेगा। इधर हमारा क्या है? 17 जो गुना में दिया हुआ ये आ जाएगा हमारा बट्टा में आ जाएगा, ठीक है, भागा में आ जाएगा। इधर हमारा बचेगा n-1, तो 17 से यहाँ काटेंगे जैसे ही हम, तो 17 नाम 153 होता है, तो n-1 बराबर क्या आ गया? 9, इसलिए n बराबर क्या आ जाएगा? तो n बराबर हमारा आ जाएगा 10, क्योंकि एक जगह उधर प्लस में, तो n का मान हमारा 10 आ गया, मतलब 10वां पद 170 होगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि समांतर श्रेणी 51 48 45 और लास्ट में दिया हुआ है डैश डैश करके 6 में पदों की संख्या क्या है? फिर से पदों की संख्या पूछा है, मतलब फिर से ए एन का ही फॉर्मूला लगाना होगा। ए एन बराबर क्या दिया हुआ है? ए प्लस
एन माइनस वन इंटू डी होता है। इस पर हम जैसे पुट करते हैं ए एन बराबर क्या दिया, लास्ट पद क्या देखेंगे, 6 दिया हुआ है। ए का मान क्या है, तो ए का मान जो पहला पद है 51, ठीक है। और फिर से एन का मान हमें निकालना है, तो एन का एन छोड़ देते हैं, और डी का मान क्या है, तो दूसरा में से पहला घटाएंगे, तो 48 में से 51 घटाएंगे तो -3 हमारा आ जाएगा। तो -3 यहाँ पर ऐसे रखना होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, तो 51 इधर जैसे ही आएगा तो 6 में से 51 घटाएंगे, और इधर हमारा बचेगा n माइनस वन इंटू -3, ठीक है। अब यहाँ पर हम जैसे ही माइनस घटाते हैं 6 को, तो यहाँ पर माइनस में हमारा आएगा, और कितना आएगा, -45 आएगा। और इधर से हमारा क्या -3 है जो गुना में इधर आ जाएगा हमारा भागा में, और हमारा इधर बच जाएगा n माइनस वन। इसे हम काटते हैं तो माइनस से माइनस कटेगा, और 15 तिया 45 कटेगा, तो n बराबर क्या आएगा, इधर से 1 है जो माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में, तो 15 क्या आ जाएगा 16। तो n का मान हमारा 16 आ गया। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, पदों की संख्या 16 होगी। अगला प्रश्न है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या क्या होगा। तो 0 और 50 के बीच निकालना विषम संख्या, तो 0 और 50 के बीच पहले कितना संख्या हमारा आएगा। जैसे कि हमें पता है कि संख्या हमारा आ जाएगा 0 और 50 के बीच में 50 संख्या आ जाएगा, ठीक है। 50 संख्या आ जाएगा, 0 और 50 तक की 50 संख्या, तो विषम संख्या हमारा कहाँ शुरू, 1 से शुरू होगा और 49 तक रहेगा। इसका मतलब है कि विषम संख्या क्या है, विषम संख्या हमारा भी होता है 25 0 से 50 में, और फिर 25 जो बचेगा वो हमारा हो जाएगा सम संख्या, और दोनों मिला कितना हो गया 50। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, विषम संख्या 25 हो जाएगा। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पर दिया त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री है। क्या है, त्रिभुज एबीसी में से खींचते हैं, और कोण बी जो ए वाला दिया हुआ है ए बी सी से हम लिखते हैं, नाम रखते हैं, तो बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। अब क्या दिया हुआ, ए बी बराबर √15, हमारा जो ए बी है ये √15 दिया हुआ है, ठीक है। और बी सी बराबर 1 है, तो ए सी का मान कितना दिया हुआ है, ए सी बराबर 4 सेंटीमीटर है, ए सी का भी मान दे दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कहता है tan ए बराबर क्या आएगा, तो tan ए हमारे थीटा यहाँ रखना है, तो tan ए, तो tan का फार्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटा होता है आधार, क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो हमारा लंब कौन सा हो जाएगा, जब भी हमें यहाँ थीटा रखें तो उसके सामने का लंब होता है, तो लंब का मान तो 1 हो जाएगा, आधार उसके बगल वाला होता है, क्या हो जाएगा √15। तो 1/√15 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है 35 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि कोसेक थीटा बराबर के है, तो कोस थीटा का मान क्या आएगा। अभी कोसेक थीटा बराबर के दिया हुआ है, तो कोस थीटा का मान निकालना है, ठीक है। तो हमें निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, कोसेक थीटा को बदलना होगा 1/sin में। तो यहाँ पर हम जैसे ही लिखते हैं कोसेक थीटा दिया हुआ है ना, तो कोसेक थीटा, एक यहाँ पर फॉर्मूला हमें याद रखना होगा कि कोसेक थीटा माइनस कोस थीटा बराबर क्या होता है। तो कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा, क्या हो जाएगा 1/sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा sin थीटा बराबर क्या आएगा, हमें ऐसे पहले तोड़ लेना है, तो sin थीटा बराबर आ जाएगा 1/k, ठीक है। अब एक हमें फॉर्मूला होता है जो हमें याद रखना होगा कि sin स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। हम sin थीटा का मान इसमें पुट करते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर करें तो 1, और के का स्क्वायर हो जाएगा के स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोस स्क्वायर को उधर ले जाते हैं और 1 को इधर लाते हैं, तो क्या आ जाएगा 1/k स्क्वायर, और -1 आ जाएगा, इधर हमारा आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। हमसे पूछा है कोस थीटा का मान, तो सबसे पहले इसका एलसीएम कर लेते हैं, चलिए इधर देखते हैं। तो एलसीएम करेंगे तो के स्क्वायर आएगा, और यहाँ आ जाएगा 1 में गुना करेंगे तो के स्क्वायर हो जाएगा, और इधर से जब स्क्वायर आएगा रूट में तो हम इसे रूट में कर देते हैं, ठीक है। हमारे इधर बच गया कोस थीटा। अब इसे हम देखते हैं कैसे तोड़ेंगे। तो ऊपर में हमारा क्या दिया हुआ 1 - के स्क्वायर, ये हमारा तो रूट में रह जाएगा, रूट से बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन यहाँ पर देखते हैं के स्क्वायर का रूट निकलेगा तो सिर्फ के बचेगा, क्या बचेगा सिर्फ के बचेगा। हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा कि √1 - के स्क्वायर बटा के, किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन में इसमें देखते हैं आगे, तो हमारा किस ऑप्शन में 1 - के स्क्वायर बटा के कोस थीटा बराबर, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, लेकिन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, तो बी ही इसका राइट ऑप्शन होगा।
तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमसे पूछा गया इसमें कि 1/sec थीटा बराबर क्या आएगा। तो 1/sec थीटा का मान क्या आएगा। जैसे कि हमें पता है कि 1/sec थीटा बराबर होता है कोस थीटा। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोट एक्स इंटू टेन एक्स बराबर क्या होता है। तो कोट एक्स इंटू टेन एक्स बराबर जैसे कि हमें पता है कि 1 होता है, एक फार्मूला ही होता है कोट एक्स इंटू टेन एक्स बराबर 1। हमारा अगला प्रश्न है कि कोस थीटा बराबर 1/2, तो कोसेक थीटा का मान क्या आएगा। तो ये बताना है हमें कि कोस थीटा बराबर 1/2। तो कोस थीटा बराबर हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। हमें कोसेक थीटा पूछा गया, क्या पूछा गया, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या हमारा होता है फॉर्मूला। तो हमारा कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब होता है। क्या होता है, कर्ण बटा लंब। तो हमें इसे निकालने के लिए लंब की जरूरत पड़ेगा। तो लंब कैसे निकालेंगे, तो लंब बराबर हमारा क्या होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, आधार स्क्वायर 1 का 1। तो हमारा लंब का मान आ गया √3। तो यहाँ से देख सकते हैं कर्ण का मान तो हमारा 2 दिया हुआ है तो 2 हो जाएगा, और लंब का मान √3। तो 2/√3 किस ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 39 नंबर। यदि थीटा बराबर 45 है तो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर क्या आएगा। हमें थीटा की जगह पर कितना रखना है, 45 रखना है, ठीक है। और यहाँ पर भी 45 रखना है। तो सेक 45 का मान क्या होता है, हमें बताना है कि सेक 45 का मान क्या होता है, तो √2 होता है, ठीक है। प्लस कोसेक 45 का मान भी क्या होता है, √2 होता है। जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि √3 tan a माइनस 3 बराबर 0, तो ए का मान क्या आएगा, ठीक है। तो हमारा दिया हुआ है क्या, √3। तो √3 tan a दिया हुआ है, ठीक है। अब हमारा क्या दिया हुआ, -3 है जो इधर आ जाएगा हमारा प्लस में, और यहाँ से हम tan को सिर्फ रखेंगे इधर, और √3 को हम बराबर की साइड लाएंगे तो आ जाएगा √3 हमारा बट्टा में आ जाएगा। इसे हम परिमेयकरण कर लेते हैं, ठीक है। तो √3 ऊपर गुना में और √3 नीचे भागा में। अब क्या हमारा आएगा, ऊपर करते हैं तो 3√3 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 3 कट जाएगा। तो हमारा क्या आएगा, tan a बराबर √3। तो a बराबर क्या आ जाएगा, √3 का कितना का मान होता है, √3। तो हमारा tan 60 का मान होता है, इसलिए a बराबर क्या आ गया, 60 डिग्री। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सेक 35 बट्टा कोसेक 55 का होल स्क्वायर तो कितना होगा। जैसे कि हमें पता है कि सेक 35 और कोसेक 55 को जब हम हल करेंगे तो 1 आएगा। क्या आता है, 1 आता है, एक दूसरे के विपरीत आता है। और जब दोनों को हम जोड़ते हैं तो 90 आ जाता है। तो वो क्या बनाता है, वो एक समकोण बनाता है। समकोण में 1 होता है, इसलिए 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम आते हैं 42 नंबर पर, जिसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक होगा। अब बताना है किसमें से जो दिया गया किसका मान सबसे अधिक है। तो हम मान लिख के चेक कर लेते हैं। क्या इसमें होता है, साइन 0 का मान तो 0 होता है, ठीक है। ये तो सबसे कम हो गया, साइन 0 का मान कितना हो जाएगा, 0। ये तो हमारा होगा नहीं। अब आते हैं कोस 60 पर। तो कोस 60 का मान क्या होता है, तो कोस 60 का मान होता है 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2। अब हमारा कोट 45 का मान क्या होता है, तो 1 होता है। अब कोस 45 का मान क्या होता है, तो 1/√2 होता है। तो सबसे बड़ा कौन सा हमारा, तो सबसे बड़ा हमारा 1 है इसमें, इसलिए कोट सी यानी कोट 45 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है। तो साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा गुना कोट स्क्वायर थीटा जब करेंगे तो ये बना लेगा 1। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि साइन अल्फा इंटू कोट अल्फा बराबर क्या आएगा। तो हमें इसे निकालेंगे, क्या दिया हुआ है, साइन अल्फा इंटू दिया हुआ है कोट अल्फा। कोट को क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कोस अल्फा बटा साइन अल्फा। कोस अल्फा बटा साइन अल्फा, साइन से साइन खत्म हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा, तो हमारा सिर्फ बचेगा कोस अल्फा। तो कोस अल्फा हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि थीटा बटा 5 बराबर 12 डिग्री। तो 3 इंटू कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा।
तो यहाँ से हम जैसे थीटा बराबर निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होके थीटा बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। तो हम जहाँ पर है थीटा वहाँ पर थीटा का जगह पर 60 रखेंगे, 3 गुना कोसेक स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, तो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर तो लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो हम यहाँ से जैसे देखते हैं 3 × कोस 60 का मन क्या होता है, तो कोसेक 60 का मन क्या होता है हमारा, होता है 2/√3। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, 3 से 3 कटेगा, सिर्फ हमारा बच जाएगा 4। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है 48 नंबर की, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 है, तो कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोस के पावर 4 एक्स का मान क्या आएगा। देखिए इसे निकालने के लिए कैसे, इसको समझना है पहले ध्यान से, कैसे समझेंगे। तो साइन एक्स दिया हुआ है, तो जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस, इस साइन स्क्वायर को इधर लाएंगे तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा साइन एक्स बराबर क्या आ जाएगा, साइन एक्स बराबर हम आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं कि नहीं, कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो हम जैसे यहाँ पर अब कोस स्क्वायर एक्स की जगह पर क्या पुट करेंगे, साइन एक्स पुट करेंगे, क्या करेंगे साइन एक्स करेंगे प्लस फिर क्या करेंगे कोस स्क्वायर 4, तो कोस स्क्वायर 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स के पावर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि जब स्क्वायर का स्क्वायर करें तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ आ गया तो साइन एक्स, और यहाँ पर ही हमारा क्या दिया हुआ, सॉरी यहाँ पर कोस होना चाहिए, यहाँ पर कोस होना चाहिए, क्योंकि कोस जब दिया होता है कोस स्क्वायर एक्स का पावर स्क्वायर हो जाएगा। तो कोस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स लिख सकते हैं, तो साइन एक्स हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और हमारा मान दिया हुआ कि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान क्या दिया हुआ 1 दिया हुआ है, इसलिए इसका भी मान क्या आ जाएगा, इसका भी मान आ जाएगा 1। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कोसेक 60 के बराबर है। हमें कोसेक 60 के बराबर लिखना है, तो कोसेक 60 के बराबर कौन सा होता है, तो कोसेक 60 के बराबर होता है, इसका विपरीत क्या होता है, इसका विपरीत होता है सेक। तो सेक इसका जब इसको जोड़ते हैं तो आ जाता है 90, वही हो जाता है, तो क्या आ जाएगा सेक 30 डिग्री, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए एक लास्ट प्रश्न दिया उसमें कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर एक्स है, तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा। तो इसे हम आप लोगों को होमवर्क में देते हैं, तो इसे आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि इसका आंसर कौन सा ऑप्शन होगा। तो आई होप कि इन सारे प्रश्नों का आपको समझ में आ गया होगा, और इस प्रश्न को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। तो अगर अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।